मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? आ रही है ना? चलो, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द देखो, अनुग्रह शब्द होता है, अनुग्रह शब्द में इत प्रत्यय लगता है तो अनुग्रहित हो जाता है ना? तो अनुग्रहित नहीं होता। अनौपचारिक है ना? औपचारिक शब्द में अनुपसर्ग लगाया, अनुपसर्ग लगाया औपचारिक में, तो अनहलंत लगाया तो न पे औ की मात्रा आ गई तो अनौपचारिक, ठीक है। उत्पत्ति में उद धनपत्ति होता है तो उत्पत्ति ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। अत्याधिक नहीं होता, अति प्लस अधिक होता है, तो अति प्लस अधिक होने की वजह से यण संधि में हमने पढ़ा कि अगर प्लस से पहले छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा हो, प्लस के बाद ऐसा समान स्वर हो, तो ई की मात्रा को क्या करना है, जिस पर ई की मात्रा लगी है उसे आधा लिख दो और पीछे यह लगा दो। बाद में देख लो जो मात्रा है वो लगा दो। ए की मात्रा है तो ए तो लगा ही हुआ है, काटो इसको और बाद का एज इट इज लिख दो, तो बन गया अत्यधिक, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सन्मुख, सन्मुख नहीं होता, क्या होता है? सम प्लस मुख, सम्मुख, सम प्लस मुख, सम्मुख, मुख के सामने, ठीक है। फिर सिंहासन, तो सिंहासन में सिंहासन नहीं होता, सिंहासन, सिंह प्लस आसन, सिंहासन। मरीचिका और रचयिता, देखो मूल जो शब्द होता है वो होता है रचयित्र। रचयित्र से अगर हम पुल्लिंग शब्द बनाएंगे तो बनता है रचयिता, तो इसने तो सही लिख के दिया है, तो मतलब ये तो सही लिखा हुआ है। पर मरीचिका कैसे? अपन जैसे रेगिस्तान में जाते, चलो रेगिस्तान में बढ़ने तो फिर पैसे खर्च होंगे तुम्हारे। गर्मी में सड़क पे जाओगे ना तो आप देखोगे सड़क पर दूर ऐसा लगता है चलते हुए आगे पानी भरा हुआ है ना? तो वो जो पानी जैसा लगता है उसे बोलते हैं मृग मरीचिका, है ना? ऐसे जो मृग होता है वो रेगिस्तान में दौड़ता रहता है और मर जाता है दौड़ दौड़ के प्यास के मारे, उसे लगता है हर थोड़ी दूर पर क्या है? पानी है, तो उसे मरीचिका, मरीचिका, मरीचिका ऐसे लिखते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं उसको, तो इसमें वो गलती है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मिष्ठान, मिष्ठान शब्द गलत होता है, मिष्ट होता है, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट माने होता है मीठा, तो मिष्ट प्लस अन्न में ए प्लस ए बराबर आ होता है और लिखना चाहिए मिष्टान्न, मिष्टान्न, क्या लिखना है? मिष्टान्न। तो लेकिन क्या है, भारत की 100% दुकानों पर, आप ये मत समझना कि ऐसे ही दुनिया को शुगर और डायबिटीज ऐसे ही हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही। दवाइयां क्यों असर नहीं कर रही, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। दवाइयों की दुकान पे दवाइयां अशुद्ध लिखा हुआ है, तो बताओ वहां पर जब अशुद्ध जगह पर अशुद्ध चीज बिक रही है तो कैसे असर करेगी? मिठाइयों की दुकान, अरे भाई मिठाइयां है नहीं, मिष्ठान है तो लिख रहा है मिष्ठान भंडार। भारत की 100% दुकानों पर 100% चांस ही नहीं है कहीं शुद्ध लिखा हो, मिष्ठान भंडार लिखा है। अब जहां अशुद्ध लिखा वहां पे चीज बिकेगी तो बीमार हो गई ना। तो डायबिटीज और शुगर आपको केवल मिठाई की वजह से नहीं, उस दुकानदार ने नाम लिखा उसकी वजह से भी हो रहा है। क्लियर है? तो देखो, तो इसमें कहा गया मिष्टान्न, और हमें पता है ये बनेगा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अगला देखो, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उनके एक पौत्र है, उनका एक पौत्र है, उनको एक पौत्र है, उन्हें एक पौत्र है। देखो, का, के और की रिलेशन को बताते हैं। तो देखो, उनके एक पौत्र है, उनके एक बेटा है, और उनका एक पौत्र है, उनका एक पोता है, सॉरी एक पौत्र, उनके एक पोता है और उनका एक पोता है। उनको तो लिख नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष परिणाम मिल जाएगा। जैसे महिला, जैसे राम को बच्चा हुआ है, राम को बच्चा होने का मतलब है राम को प्रत्यक्ष परिणाम मिला है, मतलब राम ने बच्चे को पैदा किया है ना, राम के बच्चा हुआ है, राम की पत्नी के बच्चा हुआ है ना, पत्नी को तो प्रत्यक्ष परिणाम मिला है ना, प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति में को आता है। तो क्या पोता प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति है क्या? पोता तो बच्चे का बच्चा हो गया, तो ये तो गलत। उन्हें एक पौत्र है, ये भी गलत। अब इन ऊपर के दो में से चुन के बताएं ऑनलाइन वालों कि क्या होगा। उनका एक पौत्र है या उनके एक पौत्र है? उनका एक पौत्र है।
अच्छा, अरे रिलेशन दिखाना है भाई, ए आएगा, उनके एक पौत्र है, ऐसे तो बोलोगे। अच्छा मेरी बात सुनो, किसी को रेस्पेक्ट के सेंस में उन बोलते हैं, प्लूरल में बोल रहे हो ना, कि मामा है आपके, अब मामा का बेटा है, देखो तो अब आपके मामा का बेटा है, मान लो आप जब नाम लोगे रिश्ते का तो क्या कहोगे, मेरे मामा का बेटा आया है। और मान लो मैंने आपसे पूछा आपके किसी एक मामा के विषय में कि मान एक नाम, कोई भी नाम बता दे सातों में से किसी एक का, जयप्रकाश जी, तो मैंने कहा आपके मामा जयप्रकाश के कितने बेटे हैं, क्या पूछा, तो आप क्या कहोगे, उनके एक बेटा है, ऐसे ही तो बोलोगे, उनके एक बेटा है, ये थोड़ी को उनका एक बेटा है, क्या बोलेंगे आप, रिस्पेक्ट भी दोगे, उनके एक बेटा है। क्लियर है सभी को, अरे बोलो हाँ या ना। तो इसलिए उनका मत कर देना, उनके एक पौत्र है, ठीक है, एक पोता है, पौत्र मतलब पोता, बेटे का बेटा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, साहित्य और समाज का सर्वोत्तम संबंध है, साहित्य और समाज का सर्वोत्तम, देख लेते हैं सर्वोत्तम होता है क्या संबंध, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और समाज का अखंड संबंध है, और साहित्य और समाज का सर्वोच्च संबंध है। संबंध सर्वोच्च और सर्वोत्तम नहीं होते। जैसे मैं अपने दोस्त के बारे में कहूं तो मेरा मेरे दोस्त से, मेरा अपने दोस्त से घनिष्ठ संबंध हो सकता है, सर्वोच्च नहीं। तो मतलब कुछ नीचे भी होंगे, कुछ मध्यम भी होंगे, फिर इसका मतलब तो गलत हो गई ना ये बात। तो संबंध कभी भी ना सर्वोत्तम होते हैं ना सर्वोच्च होते हैं, अखंड। अखंड शब्द जैसे यूज किया जाता है तो इसे ज्यादातर यूज करते हैं उन चीजों के बारे में जो क्या होती हैं, जैसे पृथ्वी, जैसे ब्रह्मांड, है ना, जैसे इनके सेंस में संबंधों में अटूट होता है, क्या होता है, अटूट, न टूटने वाला। क्योंकि संबंध क्या होते हैं, देखो संबंध, सम प्लस बंध, सम्यक रूप से जो बंधे हुए हैं वही तो संबंध हैं। और संबंधों में एक शर्त होती है, संबंधों में क्या होती है, शर्त, टूट जाते हैं संबंध, क्योंकि जहां शर्त खत्म जैसे वहां संबंध टूट जाएंगे, ठीक है। तो संबंध टूटने वाले होते हैं, इसलिए उनको अखंड नहीं कहते, अटूट कहते हैं। जो टूट गए वो टूट गए, जो नहीं टूटे वो कौन से हैं, अटूट। तो अटूट शब्द होता तो ये शब्द सही हो जाता, ये वाक्य फिर भी सही हो जाता, साहित्य और समाज का अटूट संबंध है, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि साहित्य और समाज का अटूट संबंध है, हो तो हो, नहीं तो नहीं हो, टूट भी सकता है। एक समय में एक समाज जो चल रहा है वैसा साहित्य हो सकता है नहीं लिखा जा रहा हो, उससे आगे का साहित्य लिखा जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना, तो संबंध टूट भी सकता है। इसलिए साहित्य और समाज का संबंध कैसा होता है, घनिष्ठ संबंध, है ना। साहित्य और समाज का संबंध कैसा होता है, घनिष्ठ। जैसा समाज होगा वैसे ही साहित्य की रचना हो जाएगी, जिस तरह की लोगों की विचारधारा होगी वैसा ही साहित्य में परिलक्षित होने लगेगा। तो काम खत्म। अगला देखो, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अतिथि को फल काटकर परोसो। देख लेते हैं, अतिथि को काटकर फल परोसो, ये क्रमवंश। जब अतिथि को ही काट देंगे तो फल किसके लिए परोसेंगे, ये तब करना है जब अतिथि कम पैसे दे के जाता हो ठीक है, फल अतिथि को काटकर परोसो, ये भी नहीं है, मैं काटकर फल अतिथि को परोसो, तीनों ही गलत आ रहे हैं। अपने आप आंसर ये आ गया। क्रमवंश संबंधी में जैसे बच्चे को छीलकर केला खिलाओ, जैसे बच्चे को छील देंगे तो केला किसे खिलाएंगे, ठीक है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, जब खरगोश को ही काट देंगे तो फिर खरगोश ही खाया जाएगा ना, गाजर का क्या करोगे, बोलो तो खरगोश को काटकर नहीं खिलानी, खरगोश को गाजर काटकर खिलानी है, ठीक है। तो अतिथि को नहीं काटना, अतिथि को फल काटकर परोसना है, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, वह दंड पाने योग्य है। जब कोई उल्टे सीधे काम कर ले तो वो योग्यता थोड़ी है, उसकी योग्यता थोड़ी है, तो योग्य को तो देखेंगे। वह दंड, अच्छा इसमें चारों में ही योग्य है क्या,
बढ़ने दो, फिर इसने वाक्य ऐसा दिया है, चलो हम मान लेते हैं, योग्य कर लेते हैं, हालांकि ये वाक्य होता नहीं है योग्य, योग्यता थोड़ी होती है। दंड में आगे आ जाओ प्रभु, हाँ आगे आ जाओ, पीछे क्या रखा है, आगे बैठो, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, और वह दंड देने योग्य है। वह दंड पाने योग्य है, दंड है जी सी, वह दंड के योग्य है, बताओ। वह दंड, देखो चलो लेने वाले को तो बढ़ने दो। वह दंड देने योग्य का मतलब हो गया कि वो जज है जो दंड दे सकता है। ये तो अर्थ दे दिए ना, तो ये भी गया। अब उन दोनों में से चुनो, वह दंड पाने योग्य है और वह दंड के योग्य है। वह दंड के योग्य है कि दंड पाने योग्य है, बताओ। अरे भाई दंड मिलेगा ना, दंड तो मिलता है, पाता है आदमी। भाई साहब वो दंड पाने योग्य, उसको दंड दो, कूटो उसको, बेटे को बंद कर दो जेल में। तुमने दंड पाने वाला काम किया है बच्चे, ऐसे बोलते ना अपन, बेटा तुम दंड पाओगे अगर ज्यादा उदमबाजी की, तो बोलते ना ऐसे, तो वह दंड पाने योग्य, दंड मिलेगा बेटे को, दंड के योग्य नहीं लगाएंगे, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस का सिपाही अभियुक्त के घर तक उसके पीछे गया। पुलिस का सिपाही अभियुक्त के घर तक उसके पीछे गया। अगला है, पुलिस के सिपाही ने अभियुक्त के घर तक उसका अनुसरण किया। अनुसरण जब करते हैं जब कोई अच्छा काम करे। अब ये नहीं कि कोई गलत काम कर रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो। आजकल तो खैर इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं लोग फॉलो, है ना, पर अपने अनुसरण अपराधी के अर्थ में तो आएगा नहीं। तो ऐसे वाक्यों को तुरंत एलिमिनेट करो, हटाओ इसको कि ये तो आंसर अब 3 में से ही छाटना है। पुलिस का सिपाही अभियुक्त के घर तक उसके बाद गया। बाद तो बाद में जाके करेगा ही क्या, है ना, बचेगा ही क्या, फिर अब भाग नहीं जाएगा वो, तो ये भी गया काम से। अब 2 में से एक चुनना है। पुलिस का सिपाही अभियुक्त के घर तक उसका अनुगामी बना रहा। अनुगामी तो वो बोलते हैं जब कोई साधु संत वगैरह के पीछे उसके डिसाइपल्स वगैरह उसे फॉलो करते हैं तो अनुगामी बनते हैं हम, फिर अनुयायी बनते हैं, फॉलोअर बनते हैं, अनुसरण करता बनते हैं। तो ये भी सही नहीं है, तो लो बचा आंसर वही है। ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, इसका मतलब है एग्जाम में सीधा उत्तर नहीं लगाना, बाकी तीनों ऑप्शन पे विचार करना, 100% आंसर निकल के खुद सामने आ जाएगा। सीधा नहीं देखते टिक 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 टिक, फिर कहोगे बाहर आके सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक का कारण यही है कि हम सीधा आंसर लगाते हैं कई क्वेश्चंस के, क्योंकि सोचते हैं लैंग्वेज हिंदी तो है यार, है ना, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, यही चलो ये भगवान का नाम ले लेके लगाते है ना। कई बच्चे तो इतने उतावले हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर को देख के, 1-2 क्वेश्चन सरल आ गए, सरल आते उनको टिक टिक 2 क्वेश्चन उनको लगा ये तो 100% सही, बाकी 3-4 क्वेश्चन भी और ओवर कॉन्फिडेंस में लगा देते हैं। बाद में पता लगता है उनमें 2-3 गलत हो गए। तो आपको क्या करना है, पेशेंसली क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी 4 ऑप्शन पे बात करनी है, निकालना ये नहीं होगा तो अपने आप सही आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज में तो ये तरीका बेस्ट रहता है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, देखो ए उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया, आशा हो गया और इत प्रत्यय हो गया। तो बताओ क्या हो जाएगा, आशा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, देखो व्यापार शब्द में वी प्लस आ प्लस पर, वीक्षक में वी प्लस ईक्षक। याद आ रहा होगा अपन ने बात की थी, व्यय मिल जाए, बड़ा भी मिल जाए, है ना। फिर वी कल, वी योग, वी मल बोलते हैं ना, वी सम बोलते हैं ना, वी रूप, तो ये इसमें भी हो गया। विरासत इसमें नहीं है, विरासत में, तो यही आंसर है, निकल आया। चलो अब देखो सुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, देखो स्वस्थ में देख लेते हैं, स्वस्ति स्वास्थ्य लिख रखा है, यहाँ पे गलत है, स्वल्प और सुलेख। देखो सु प्लस लेख सुलेख, एक तो सीधा मिल गया कि भैया ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सुपसर्ग साथ दिख रहा है। सु प्लस अल्प, हमने क्या देखा, देखो भैया
हमने क्या देखा है कि यदि किसी भी शब्द में व हो और व से पहले कोई अधूरा वर्ण हो तो क्या हो सकता है, उसमें यण संधि होती है। तो एक बार क्या करें, इस व को काट के इस छोटे में इसमें सु और बड़ा सु लगा के देख लो। हमें पता है पूरे उपसर्गों में कहीं बड़ा सु तो होता ही नहीं है। अब व को काटा तो इसमें ए बचा, सु प्लस अल्प स्वल्प की। भाई साहब इसमें भी ये भी आंसर नहीं होगा। स्वस्ति, ये स्वास्ति नहीं है, स्वस्ति है ना। अब सु प्लस अस्ति तो क्या हो जाएगा, सॉरी सु प्लस अस्ति स्वस्ति। स्वस्ति माने कल्याण, सु माने अच्छा, अस्ति माने हो, अच्छा हो। ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा हो मतलब कल्याण हो। तो स्वस्थ में आंसर नहीं आ रहा कि भैया इसमें उपसर्ग नहीं है, अपने आंसर आ जाएगा। नहीं है इसमें, टेंशन मत लो, ठीक है, इसमें नहीं है, स्वस्थ में नहीं है सु उपसर्ग। ओके, सु प्लस अस्थ, तो अस्थ क्या होता है, ठीक है। इसलिए अब देखो किस शब्द में उपसर्ग लगा है, देख लेते हैं। ये क्या लिख दिया, औशन, औसर, औदक और कुलीन। देखो वो कुछ गलत लिखे है शब्द, वो कोई बात नहीं है। कुलीन शब्द में कुल प्लस ईन है। औदक में देखो औदक, ये कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग है। औदक किसको बोलते हैं, खाई को। किसको बोलते हैं, खाई को। और खाई में अगर औ को अलग कर दूं तो दक का मतलब कुछ नहीं है। तो ये तो शब्द ही औद है। औद माने कुआ, कुएं को बोलते हैं औदक। औदक जैसे औंधा भी बोलते हैं ना, औदक कुएं को औदक। वैसे अगर देखें तो आप जब ये दुर्ग पढ़ते हो ना, तो दुर्गों में एक दुर्ग का प्रकार होता है औदक दुर्ग, खाई वाला दुर्ग। तो इसमें भी औ उपसर्ग नहीं है। अब औसन पता नहीं है क्या है, लेकिन मैंने आपको बताया था संस्कृत का अब हिंदी में औ हो जाता है। जो अवसर होता है वो अवसर बनता है, जो अवतार होता है वो अवतार बनता है, जो अवगुण होता है वो अवगुण बनता है, जो अवरत होता है वो औरत बनता है। बात करी थी कि यार अवसर किससे बना है, अवसर से। मैंने रटाए थे, याद हो तो। मैंने कहा इन वालों को रट लो, नहीं तो इनके आंसर नहीं आएंगे। इनमें फिक्स 4-5 शब्द बनते हैं, अवगुण अवगुण, अवतार अवतार, अवसर अवसर, अवरत औरत, अवघट अवघट। लो, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं आए बाबू समझ में, ठीक है। चलो, प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है प्रति प्लस आ प्लस हार। 2 उपसर्ग हो गए, तो देखो एक ही दे रखा है तो प्रति कर देंगे। हाथ से लिखी हुई कोई लिपि, हस्तलिपि, पांडुलिपि, हस्तलेख और हस्त अक्षर। बताओ, याद रखना, हस्तलिपि मत कर देना, पांडुलिपि करना। हाथ से लिखी हुई प्रति या लिपि क्या कहलाएगी, पांडुलिपि, हस्तलिपि नहीं, ठीक है। चलो, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, उपमान, उत्तमर्ण, अनुपम, उपमेय। देखो ये है लड़की, ठीक है, और ये है चंद्रमा। ये लड़की का चेहरा चंद्रमा के चेहरे से चंद्रमा से मिलता जुलता है, बोलो हाँ या ना। तो लड़की को बोला चंद्र सरीखा मुख। लड़की के चेहरे के लिए क्या बोला, बनी थारो चांद सरीखो चेहरा मुखड़ो। तो चंद्र सरीखा मुखड़ा, ये तो आया हुआ आरजेएस या जेलों में, चंद्र सरीखा मुखड़ा। मुख क्या है, इस यहाँ की वस्तु है, और चंद्रमा कहाँ है, वहां की वस्तु है। तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से। किसकी, मुख की। तो जिसकी तुलना की जाए, मुख की तुलना कर रहे हैं वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। जिसकी तुलना करें वो उपमेय, और जिससे तुलना करें वो उपमान। तो ये जिसकी उपमा दी जाती है क्या हो जाएगा, बताओ, उपमेय। जिसकी उपमा दे वो उपमेय, और जिससे उपमा दे वो उपमान होता है। इसकी उपमा दी जाती है। अब बताओ क्या करें। मैंने बोला कि है ना, मुख है और चंद्रमा है, किसकी उपमा दी जा रही है, याद रखना। ऐसे अगर वाक्य में समझते हैं तो कहीं गड़बड़ मत कर देना। देखो ध्यान से, मैंने उस टाइम ऐसे बताया कि जिसकी उपमा दी जा रही है, ये जिसकी नहीं है, ये तो इसको उपमा दी रहा है, जिसको उपमा दी जा रही है, और जिसकी उपमा दी जा रही है। याद रखोगे, जिसको उपमा दी जा रही है और जिसकी उपमा दी जा, कहां मर गया,
आ जाएगा, है ना। जिसको उपमा दी जा रही है और जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, दोनों वाक्यों को ध्यान से पकड़ना। जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, जिसको उपमा दी जा रही है, जिसकी उपमा दी जा रही है। याद रखना, कई जल्दबाजी में आप भी उपमे की, हमें तो बताया था क्लास में, उपमे जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी, वो चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं किसको? चेहरे को। जिसको उपमा दे रहे हैं वो चेहरा है और जिसकी दे रहे हैं वो चंद्रमा है। तो मैंने जो बताया ना, जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है, दोनों में फर्क आ जाएगा। तो आप कहीं जल्दबाजी में, कि हमें तो उपमे बताया था, है ना, गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे आंसर? उपमान। जिसकी उपमा दी जा रही है और जिसको उपमा दी जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, दोनों वाक्यों को पढ़ना, एग्जाम में आ जाए। जिससे तुलना की जाती है उपमान, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिसको, अब इसमें क्या कर रहे हैं? उपमा दी जा रही है, जिसको वो उपमेय, और जिसकी उपमा दी जा रही है उपमान। क्योंकि चंद्रमा की उपमा तो दे रहे हैं, चेहरे को किसकी उपमा दे रहे हैं? चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। तो इसलिए जल्दबाजी में उपमेय मत कर देना, क्योंकि मुझे पता है कईयों के दिमाग में बैठा होगा कि इसने बताया था मुख और चंद्रमा की बात, और इसने कहा था जिससे तुलना की जा रही है वो तो है उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो है उपमेय। अच्छा, तो जिसकी उपमा दी जा रही है वो है उपमेय ना। अपन उपमा शब्द के अर्थ में देखेंगे, जिसको उपमा और जिसकी उपमा, चेहरे को उपमा, चंद्रमा की उपमा, तो उपमान कहलाएगा। क्लियर है भैया? अगर किसी के भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन मुझे किसी ने और ने भी भेजा था, तो अब उसका क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि अपने को आंसर कैसे लगाना है, पढ़ना है इनमें, है ना। अगला देखो, जिसका कोई आदि तथा अंत नहीं हो या सदैव रहने वाला, कोई प्रारंभ नहीं है, कोई समाप्ति नहीं है, और जो हमेशा रहेगा, शाश्वत, सनातन, सामयिक, समसामयिक। बताओ क्या है? भैया सनातन जो चला आ रहा है उसके अर्थ में बोलते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, जो सदैव रहने वाला है, वो शाश्वत है। सनातन नहीं है, सनातन तो उस अर्थ में बोलते हैं जो लंबे समय से, जिसका प्रारंभ का पता नहीं और चला आ रहा है, वो सनातन है, ठीक है, शाश्वत है जी। हाँ, तो अभी लेकिन इसका पता नहीं है ना कब तक चलेगा, लेकिन शाश्वत चीज तो जिसका एग्जिस्टेंस हमेशा है। हरडे, ओ हरडे नहीं, हरड़, हरडे नहीं, हरड़, हरड़ बहेड़ा और आंवला का मिश्रण, त्रिफला। खाते हो ना त्रिफला चूर्ण, पेट खराब हो जाता है तो? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक, चलो। त्रिफला। त्रिदेव, तीन देव कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। त्रिदोष, वात पित्त और कफ। त्रिपुंड, इस सेंस में जो तिलक बनते हैं ना तीन रेखाओं वाले, उनको त्रिपुंड बोलते हैं। तो ना, सुगंध युक्त मंद और ठंडी हवा, सुगंधित भी है, ठंडी भी है और धीमे भी चल रही है, ठीक है। वाक्यांश के लिए त्रिगामी, त्रिपदी, त्रिविध वायु, त्रिशंकु, त्रिविध वायु। तीन तरह की हवा होती है, सुगंधित भी होती है, ठंडी भी होती है और मंद भी होती है। ऐसी हवा कभी मिली आपको? बारिश के टाइम। बारिश के टाइम? बारिश आने से पहले जो हवा आती है थोड़ी, वो बारिश की सुगंध भी होती है, मंद भी होती है। वसंत ऋतु की हवा को वे सुगंधित बोलते हैं। एक काल्पनिक पर्वत है मलय पर्वत, है ना। एक उदयाचल है, एक अस्ताचल है, ये भी काल्पनिक पर्वत है। तो काल्पनिक पर्वत है उदयाचल, तो कहते हैं पूर्व से जो आने वाली हवाएं होती है ना, सुगंधित होती हैं, मंद होती हैं, शीतल होती हैं। इसीलिए वो नाटक बना था ना, पूर्वा सुहानी आई रे। अपन जैसे बोलते हैं ना कि जब चिंतन पर काई जम जाए, विप्लव की भावर थम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। तो पूर्वा ही जो होती है ना, वही होती है। बारिश वाली तो अपने साउथ वेस्ट की आती, वो सुहानी नहीं है। पूर्वा सुहानी आई रे, सुहानी तो पूर्वा ही है। मैं किसी पड़ोस की लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, वायु का नाम है पूर्वा। ओके, पूरब से आती है तो पूर्वा, ठीक है। ऐसी भूमि जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता हो, बताओ कौन सी होगी? मरुस्थल, रेगिस्तान ना। बांझ तो औरत के लिए बोलते हैं, तो क्या होगा? ऊसर या बंजर, ठीक है। चलो अगला देखो,
जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव न हो, निर्लिप्त, निर्विशेष, सन्यासी, अलगाव। अलगाव तो लगाव न होने का भाव है, अलगाव कि उसका मेरा अलगाव हो गया। और ये पूछ रहा है जिसे किसी से लगाव ना हो, तो भाई साहब ये अलगाव तो होगा नहीं, निर्विशेष होगा नहीं, निर्लिप्त जो किसी में लिप्त नहीं है तो वो आ जाएगा। तो अपने आप बचा क्या? सन्यासी। सन्यासी किससे? किसने कहा सन्यासी का भगवान से लगाव होता है? ना, सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि जो भगवान का भजन करे, भगवान का लगाव भक्त से होता है ना। सन्यासी तो देखो, जो सन्यासी होते हैं ना, उनको किसी से पर्सनली लगाव नहीं होता, किसी से भी नहीं। वो इस संसार में अगर आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, तो इस मनुष्य रूप में आकर उनका एक ही चीज रहती है कि क्या अब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, है ना। उससे भी पहले सन्यासी क्या करता है? अपने इस संसार को, इस भौतिक संसार को पूर्ण रूप से छोड़कर और कहीं ऐसी जगह जाकर बस जाता है जिससे इस दुनिया के किसी भी भौतिक व्यवहार से उसका क्या है, कोई मिलन ना हो, तभी तो वो सन्यासी है। अब ऐसा थोड़ा आध्यात्मिक लगाव नहीं होता, डिटैचमेंट के लिए अध्यात्म अपनाया जाता है। आप जब सब चीज से डिटैच होना चाहते हो तो अध्यात्म की ओर जाते हो। अध्यात्म क्या है? एक तरह का डिटैचमेंट। वही आध्यात्म। जरूरी नहीं है अध्यात्म करने के लिए आपको विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, भाव बनाने पड़ेंगे ना। जिस दिन आपने मन से भी सोच लिया कि बस आज से डिटैचमेंट, तो डिटैचमेंट में आप क्या कि अपने आप लोगों से दूर होने लग जाते हो। ठीक है, वो वाली चीज है। क्लियर? चलो, ऐसी वस्तु जो किसी उपयोग की नहीं रह गई हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है व्यर्थ, व्यवहार्य, अनुषंगिक और अनुपयोगी। अनुपयोगी सीधी बात है। अविज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, ये तो पहले ही बता दिया तुमने। अन प्लस अभिज्ञ। ये कैसे बना है? अन हलंत वाला और अभिज्ञ, है ना। तो अन प्लस अभिज्ञ, जो अभिज्ञ नहीं है तो अनभिज्ञ। ठीक है। वैकल्पिक शब्द का विलोम होगा अनिवार्य। ये तो अजीब सा, बिल्कुल सरल सा ऑप्शन है। संकल्प का विलोम होगा कायाकल्प। ये तो आ चुका। वचन, विकल्प। संधि शब्द का विलोम होगा विग्रह। संधि का विग्रह होता है, क्या होता है? वैसे समास का होता है विग्रह, तो संधि का तो क्या होता है? विच्छेद। पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं देख रखा तो विग्रह को मान लेंगे। कुछ संधि नहीं होता, नश्वर नहीं होता, विनाश नहीं होता। क्लियर है? आवृत का, आवृत माने ढका हुआ, तो अन प्लस आवृत अनावृत। कहां गया? ये रहा। उन्मूलन का, उन्मूलन उखाड़ना, तो रोपण लगाना। बोलो हाँ या ना? रोपण आ गया ना। चलो, एकाधिकार शब्द का विलोम होगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ बोलो। हेलो, मैं फ्री नहीं हूँ यार, अभी 20 मिनट में हो जाऊंगा। हाँ मैं ठीक है ना, 2:35 पे तू कर लियो, ठीक है। हाँ ठीक। ओके। हाँ ठीक। हाँ बिल्कुल। ठीक है भैया। तो अब क्या होगा? उन्मूलन माने उखाड़ना, रोपण माने लगाना। अब देखो, एकाधिकार। एक किसी का क्वेश्चन भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। अरे सीधी बात है, एकाधिकार सर्वाधिकार, एक तो इस सेंस में बोलते हैं। अब एक का परम लिख रखा है और सर्व लिख रखा है। अनैकाधिकार और पूर्णाधिकार तो देखो नहीं होगा। एक तो अपन बोलते हैं मोनोपोली, जिसका हिंदी अर्थ होता है एकाधिकार, है ना। अब एकाधिकार का परम अधिकार, परम तो श्रेष्ठ के बोलते हैं, और एक सर्वाधिकार। तो याद रखना, एकाधिकार में एक का, सर्व में सभी का। तो एक का सर्व के सेंस में आता है, ना कि परम के सेंस में। ओके, तो अपने सर्वाधिकार लगाना है। सर्वाधिकार प्राप्त शासक, बताओ क्या कहलाता है? मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताया हुआ है भाइयों, सर्वाधिकार प्राप्त शासक, अधिनायक। अरे भूल जाते हो आप, नहीं बताया था क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द में? अधिनायक। हम अधिनायक तभी तो बोलते हैं जनगण मन अधिनायक। अधिनायक इसी सेंस में बोलते हैं। सर्वाधिकार प्राप्त हैं, तो एकाधिकार का क्या होगा? सर्वाधिकार। किस हैं जी भैया? अनेकाधिकार क्या होता है?
ये वो एक अधिकार की मतलब एक ही अधिकार हो वो एक अधिकार, बहुत सारे अधिकार हो वो अनेक अधिकार, ना वो सेंस में नहीं है बोली लड़की। ये एकाधिकार इंग्लिश शब्द बोल रहा हूँ ना, मोनोपोली। जैसे मान लो कि अभी केडी सर की ये कोचिंग चल रही है, ठीक है, आने वाले 3-4 वर्षों में देखोगे कि बाकी सारी कोचिंगें हो जाएंगी बंद, तो आप क्या कहोगे कि मान लो केडी सर की क्या चल रही है, मोनोपोली, एकाधिकार चल रहा है। बोलो हाँ या ना। देखो मुस्कुरा रहे हो ना तुम सब, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ठीक है। किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? वर्तनी की दृष्टि से प्रज्वलित, प्र प्लस ज्वलित, तो इसमें तो एक ही जो आता है, डबल जो आ गई, गलत। त्योहार में केवल एक ओ की मात्रा आती है तो ये भी गलत, तो भाई ये आंसर गलत हो। पारितोषिक, परितोष प्लस एक, पारितोषिक सही है। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध होना चाहिए, आ की मात्रा लगा दी तो ये भी गलत हो गया भैया, ठीक है। श्रृंखला में री की मात्रा आती है, रे नहीं आता, तो ये श्रृंखला हो गया। आशीर्वाद में शी बड़ा और उसके बाद वो के ऊपर आशीर्वाद। अब अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति, निर प्लस अवलंब, निरवलंब, ये दोनों सही है तो आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है ऑनलाइन वालों भैया? हेलो, ऑनलाइन वाले तो बोलते ही नहीं है, ऑफलाइन वाले तो चलो कुछ गुनगुना तो लेते हैं, बोला करो। चंद्रमुखी शेखावत, आप कौन से बैच में थे? चंद्रमुखी एपीओ वाले में ही? चंद्रमुखी शेखावत, अच्छा आप यो क्या, नहीं वीडियो ऑन ना करें, मैं समझ गया चंद्रमुखी, ओके। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा? देखो उजाला का आप चलो अंधकार लगा लिए, आर्द्र, शुष्क, मेहमान, मेजबान और सुबोध, दुर्बोध, बताओ कौन सा होगा? क्यों? मेहमान का क्या होता है? मेजबान नहीं होता, मेहमान देश, मेजबान देश। मेजबान कौन होता है? जो मेहमान आया है उसका आतिथ्य करने वाला। मेजबान देश, जैसे अगर भारत में ओलंपिक गेम्स होते हैं तो भारत कौन हो जाएगा? मेजबान देश। आने वाले कौन हो जाएंगे? मेहमान देश। तो मेहमान का मेजबान तो होता ही है। सुबोध, दुर्बोध, सुबोध जिसे सीखना, जिसका बोध लर्निंग आसान है, तो दुर्बोध जिसे सीखना कठिन है। आर्द्र, शुष्क, बताओ। उजाला, अंधकार, कोई आंसर बता रहा है? ए कैसे होगा? उजाले का अंधेरा, उजाला का अंधेरा। आप कहोगे उजाला का अंधकार क्यों नहीं होगा? हैं? प्रकाश का अंधकार, अरे याद रखो उजाला तद्भव शब्द है, उज्जवल का उजाला बनाया है तो उसका तत्सम नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा, उजाले का अंधेरा होगा, समझ रहे हो? आलोक का तम होता है, क्या होता है? तम। तो ऐसे ही याद रखना, अंधकार नहीं होगा उजाले का, प्रकाश का अंधकार होता है। तो अगर ऐसे में फंस जाओ तो तत्सम तद्भव वाला देखना भी बताया था ना मैंने क्लास में, कि विलोम शब्दों में फंस जाओगे तो ये देख लेना, ये तद्भव है, ये तत्सम है, तो फिर ये आंसर यही होगा। ठीक है, नहीं समझे भैया? अरे भैया, उज्जवल शब्द है, इसका उजाला या उजला भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। अब जैसे अंधकार शब्द है, ये क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंधेरा होगा, तो उजाला का अंधेरा। जैसे आदमी का विलोम शब्द महिला नहीं होती, औरत, और नर की मादा, पहले मादा, ठीक है, नारी भी हो सकती है, ठीक है। पुरुष की महिला और स्त्री का, वो स्त्री का आदमी नहीं होता, स्त्री का पुरुष हो जाएगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है विलोम शब्दों में। आरपीएससी कई बार ऐसे छोटे, और ये तो आया हुआ क्वेश्चन ही, ऐसा नहीं कि अपन कोई नए क्वेश्चन बनाए उनको पढ़ रहे हैं। इनमें से सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन किसी ना किसी कमीशन में आयो। 99 क्या, 99.99% क्वेश्चंस क्या हैं? पुराने हैं, ये आए हुए हैं।
तो ये कहीं पे भी फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप ये नहीं अरे ये तो चारों सही आगे डिलीट होगा मजे आगे, ना डिलीट नहीं होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? गृहिणी, सही है। दुर प्लस अवस्था दुर्वस्था, सही है। सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी, ठीक है, तो ये गलत है। रचयिता का रचयित्री, सही है। तो आंसर ये आ जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? ठीक है, भीरू डरपोक, तो निर्भीक जो डरता नहीं है। इप्सित चाह हुआ, अभिप्सित विशेष प्रकार से चाह हुआ, सिमिलर है, तो ये गलत हो गया। श्वेत सफेद, श्याम काला, तो उस सेंस में सही है। उर्वर अनुर्वर, सही है ना, तो आंसर आ गया, क्योंकि इप्सित और अभिप्सित तो सिमिलर वर्ड है, ठीक है, ये आंसर हो जाए। किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ स्वर संधि के नहीं है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ में क्या होता है? आ बनता है, बड़ी ई बनती है, बड़ा ऊ बनता है और बड़ा री बनता है। अगर आए तो आ कैसे बनता है? यदि ए या आ की मात्रा के बाद यदि ए या आ जाए तो आ बन जाता है। यदि छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाती है। यदि छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। और री के बाद री हो तो बड़ा री बन जाता है। देख लेते हैं जरा। मधु, अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं बड़ा ऊ मिल जाता है तो एक बार तोड़ के देख लो। मधु प्लस उत्सव टूट जाएगा। छोटा ऊ प्लस लघु प्लस उर्मी, ये भी टूट जाएगा। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, ये तीनों टूट गए भाई साहब, तीनों दीर्घ संधि के। कपि प्लस ईश्वर, कपीश्वर। महती प्लस इच्छा, महती इच्छा। गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र, ये तीनों भी सही हो गए। मातृ प्लस आदेश, मात्रादेश। यण संधि, क्योंकि किसी भी शब्द के बीच में त्रय त्रिशूल देखेंगे तो कौन सी संधि होगी? यण। पितृ प्लस अनुमति, यण। मनु प्लस आदेश, यण। सती प्लस ईस, दीर्घ। देश प्लस अटन, दीर्घ। जठर प्लस अग्नि, दीर्घ। तो वो आंसर होगा सी। इसमें यही तो पूछा किस वाक्य में वो किस ऑप्शन में दीर्घ संधि नहीं है, तो इसमें यण है सभी में। अरे समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलो ऑनलाइन में आपके आ रहा है मित्रों समझ में? तो अब ऑफलाइन वाले चुप रहेंगे, अब ऑनलाइन वाले आंसर देंगे इस क्वेश्चन के, दोनों क्वेश्चन के आंसर। ओके, तुम्हारे मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे उनको डिस्टर्ब हो बेचारों को। देखो कितना पेशेंस रखते हैं, वो कभी बोलते ही नहीं है, तो उनको कभी तो बोलने का मौका दें अपन। ये कही है इन्होंने बात, तो बहरों को बोलने के लिए बम फेंको आप फिर भगत सिंह की तरह, ठीक है, जिससे हमें सुनाई दे। देख लो बेचारों ने फीस दी और हम सुन नहीं रहे, ऐसे कैसे? तो चलो क्या नाम है आपका? ममता। अब ममता आंसर देगी इन दोनों के, केवल ममता। बताओ, परस्पर विलोमार्थी नहीं है, कौन सा होगा आंसर ममता? अनृत क्या होता है ममता? बताओ अनृत का मतलब क्या होता है? नहीं, अनृत का मतलब क्या होता है? क्लास रोक देना।
चलो, तो देखो किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोमार्थी नहीं है। रित अनृत का मतलब क्या होता है? देखो अनृत में अगर आपसे उपसर्ग पूछ ले, उपसर्ग याद रखना है अपने को, अन उपसर्ग है हलंत वाला। अन माने होता है रहित, रित माने सत्य के, तो रित माने क्या है? सत्य। तो अनृत माने क्या है? असत्य। तो असत्य का सत्य हो गया, गणतंत्र राजतंत्र, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो गया, विख्यात और सुख्यात तो क्या है? समानार्थी हो गए। तो इसलिए आंसर नहीं, ये आंसर होगा क्योंकि ये सही नहीं है, ये विलोमार्थी नहीं है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जूनियर सीनियर बोलते हो ना। किस विकल्प में गुण स्वर संधि नहीं है? ऑनलाइन वाले चीकू यादव बताएंगे। चीकू आप एपीओ के ही हो क्या? आरजेएस वाले? कोई ऑनलाइन वाला कोई ऐसा है बच्चा जो एपीओ वाले हैं? बहुत सारे, बोलो। सूरज पंजाब, किस विकल्प में गुण स्वर संधि नहीं है? डी। देखो ऋषिक प्लस ईश ऋषिकेश, खग प्लस ईश खगेश, प्र प्लस ईशक प्रेषक, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति, सह प्लस उदर सहोदर, प्र प्लस उज्ज्वल प्रोज्वल, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, कन्व प्लस ऋषि कन्वर्षि। सब में कौन सी संधि है? गुण। लेकिन हित प्लस ऐशी हितैषी वृद्धि, जल प्लस ओक जलोक वृद्धि, वन प्लस औषध वनौषध वृद्धि। अब तो याद आ रहे होंगे, कोई डाउट तो नहीं है ना? जो हमसे क्लास पढ़ा उसे आएंगे ही आए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ध्यान से क्लास ली होगी, सही से रिवीजन किया होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, तो आराम से उनको चीजें आ रही होंगी, है ना। चलो भैया, क्या है क्वेश्चन? लघु शब्द का उचित विलोमार्थी चुनिए। लघु का उचित वाला चुनना है। ह्रस्व, बड़ा, दीर्घ, गुरु। देखो लघु और ह्रस्व तो अपने आप में ही दोनों समानार्थी हो गए, तो ये तो होगा ही नहीं। बड़ा तो छोटे का होता है, बोलो हाँ या ना। दीर्घ और गुरु, अब देखो दीर्घ जो शब्द है वो बोल सकते हैं लघु मात्रा दीर्घ मात्रा, पर नहीं, लघु का पहले विलोम शब्द क्या होगा? गुरु। लघु गुरु, लघु गुरु, याद रखेंगे। तो लघु का दीर्घ ना लगा के पहले गुरु लगाना। कौन सा शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है? परा बताओ। संस्कृत का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है? परा संस्कृत का है। अरे बोलो हाँ या ना, है या नहीं है? कैसे डाउट में आ रहे हो देवी जी? हिंदी का है? संस्कृत का है। आधी जनता कह रही है संस्कृत का, आधी कह रही है हिंदी का है। अरे भैया, जब संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ाए थे तो उनमें परा पढ़ाया तो था। पर है हिंदी का, परा तो संस्कृत का है, पता नहीं। तो पराकरण, पराश्रित, परायण और पराधीन, बताओ परा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? पर प्लस अधीन, पराधीन। अब तीनों में से बताओ। पर प्लस अयन परायण, पर प्लस आश्रित पराश्रित। तो बचा क्या? यही आंसर है। इस तरह से निकाल लोगे? बोलो है। आप क्यों टेंशन में आ रहे हो? आ नहीं रहे क्या क्वेश्चंस? अच्छा कुछ कुछ नहीं आ रहे तो लोड थोड़ी लेना है इतना, ठीक है। जो नहीं आ रहे वो आ जाएंगे। किस क्रम में सही विलोम नहीं है? किस क्रम में सही विलोम नहीं है? अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये तो बहुवृष्टि एक जैसा हो गया। आवर्तन प्रत्यावर्तन, ठीक है। असीम का जिसकी कोई सीमा नहीं है तो ससीम। ऐहिक श्लोक का तो पारलौकिक। कजोड़ मिल जी आ रहे हैं समझ में? ठीक है। तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। तो बहुवृष्टि गलत है, यही आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अप का प्रयोग नहीं हुआ, देख लेते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह, तो इसमें तो अ और परि है, ठीक है। अप प्लस अंग अपंग, अप प्लस इच्छा अपेक्षा, अप प्लस इत अपेत, तो इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। किस युग्म में विलोम शब्दों का योग संगत नहीं है? बताओ आप। संगत नहीं है। देखो वैसे इहा का निरीहा लिख दिया है इन्होंने, अनीहा होता है। निरीहा भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये अन की जगह निर लिख दें, क्योंकि दोनों के अर्थ तो एक ही होते हैं ना भाई।
नहीं तो आपको आंसर दे देना कि हाँ भाई चलो ठीक है कि इहा निरीहा। पहले ऐसा नहीं देखते कि अनिया है तो हम तो इसी को आंसर लगा दें, नहीं बाकी तीन देख लेना। क्षुद्र का महान, ठीक है, छली का निश्चल, तो मुख्य और प्रधान तो एक जैसे ही हो गए ना, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। उचित विलोमार्थी युग्म का चयन कीजिए। सदुपयोग दुरुपयोग, वैसे तो ये होता है पर फिर भी अभी हम इसको नहीं कर रहे। सावधान, ये कह रहा उचित वाले का करना है। सावधान का अवधान थोड़ी होता है, अवधान में सह उपसर्ग लग के सावधान बनता है, तो मतलब ये तो सिमिलर हो गए ना, तो ये तो विलोम हो ही नहीं। बोलो हाँ या ना। संस्कार विकार, भाई विकार का संस्कार कैसे हो जाएगा? बोलो। स्वजन और दुर्जन, सज्जन का होता है दुर्जन, स्वजन क्या दुर्जन कहां से हो जाएगा? तो बताओ इसमें आंसर सदुपयोग अनुपयोग यही बैठेगा। वैसे सदुपयोग क्या क्या होता है? दुरुपयोग, पर सदुपयोग अनुपयोग लगा सकते हैं जब बाकी तीन ऑप्शन सही नहीं है तो। हालांकि सदुपयोग का अनुपयोग होता नहीं है, याद रखना। सदुपयोग का अनुपयोग नहीं होता, उपयोगी का अनुपयोगी बोलते, उपयोग का उपयोगी का अनुपयोग भी बोल सकते हैं, पर सदुपयोग का तो दुरुपयोग होता है ना। पर इन बाकी तीन के हिसाब से इसमें है नहीं है। चलो भैया, कौन सा शब्द अप उपसर्ग के योग होने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण है ना? संधि प्रक्रिया का उदाहरण बनाए। कौन सा शब्द अप उपसर्ग का योग होने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जितने उपसर्ग पढ़ाए थे उनमें एक चीज सिखाई थी कि संयोग कर रहे हैं फिर वो संधि कर रहे हैं। अब जैसे अप है, अप में आपको पता है कि कौन कौन सी संधि करेगा, या तो संयोग करेगा अपकार अपकृत इस तरह, या फिर क्या करेगा दीर्घ संधि करेगा अप प्लस अंग अपांग, है ना, या फिर करेगा गुण संधि ए अप प्लस इच्छा अपेक्षा, है ना। अब आप देख लेना शब्द इसके, अपभ्रंश अपकार अपवर्ग और अपोड़, अप प्लस ऊड अपोड़ बन गया ना। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, अप प्लस उहु अपोह, अप प्लस उ अपो, तो इस सेंस में बन जाएगा। तो अप प्लस उड़ अपोड़, ये संधि कर रहा है। बाकी इनमें किस रूप में? उपसर्ग रूप में। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। विपदा आपदा, ये तो मतलब विलोम शब्द जैसे नहीं लग रहे। वैमनस्य सौमनस्य, वैमनस्य और सौमनस्य सुमनस शब्द में यह प्रत्यय लगा के और विमनस शब्द में यह प्रत्यय लगा के, तो ये सब क्या है? एक दूसरे के विलोम हैं। सोमनस वैमनस्य, तो सौमनस वैमन, विलास प्रलास देख लेते हैं अभी। विहित परहित, ये कह रहा है संगत विकल्प चुनना है, तो संगत में ना तो ये बैठ रहा ना ये बैठ रहा ना ये बैठ रहा, एक ही बैठ रहा है सौमनस्य का वैमनस्य। हार्मनी, आप हार्मनी को सौमनस्य बोलते हो, जैसे सोशल हार्मनी सामाजिक है ना समरसता, तो समरसता ही सौमनस्य होता है। ठीक है, इस सेंस में याद कर लो, है ना। चलो, अंतर्मुखी शब्द का बहिर्मुखी, तो आमुखी सम्मुखी बाह्यमुखी नहीं बहिर्मुखी। किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होता है, अनेकों नहीं होता, अन प्लस एक बनता है, तो अन प्लस एक शब्द बनेगा तो अनेक होगा, अनेकों शब्द होगा ही नहीं, तो इसमें भी क्या है? वचन की अशुद्धि हो गई। अपने संस्कार और मूल्यों को सहेजने का प्रयास करें, कर लेंगे। इस महाविद्यालय में 30,000 छात्र हैं, होने दो। बीमार वृद्धों को मंत्री जी के द्वारा कंबल और गर्म कपड़े बांटे गए, तो ठीक है। तो गलती किसमें थी? पहले वाले में थी। चलो, अग्र का विलोम शब्द चुनिए। आगे का पीछे होता है, उदय होगा नहीं, ग्रहण होगा नहीं, तो अग्र का क्या होगा? पश्च। और शुद्ध विलोम को पहचानिए। वृद्धि 6 देख लेते, हो भी सकता है। स्मरण विस्मरण देख लेते, क्या पता बैठ जाए। पैना भौथरा, चाकू पैना भी होता है और भौथरा भी होता है। धनाढ्य धनवान, धनाढ्य का तो निर्धन होगा ना, धनवान कैसे होगा? धनाढ्य का क्या होगा? निर्धन, तो ये नहीं है, बस अशुद्ध यही हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह अपनी धुन में जा रही है, जाने दो, सही है। जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। धैर्यता शब्द नहीं होता, धैर्य होता है, तो क्या पता इसमें ये वाली गलती हो। दूसरों का परोपकार करना अच्छा नहीं है। परोपकार और दूसरों का उपकार बात तो एक ही है, या तो कहो दूसरों का उपकार या कहो परोपकार, तो मतलब ये भी गलत ये भी गलत। मैं अपनी स्वेच्छा से, स्व प्लस इच्छा, अपनी इच्छा ही तो है, तो ये चीज हो जाती है। तो भैया ये भी गलत हो गया, समझ में आ रहा है?
अरे बोलो भैया। ठीक है, जो अभी आरजेएस वाले बच्चे कुछ इसमें बैठे हुए हैं उनके कम आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक उनके हुआ नहीं है, पर जिनके हो गया उनको तो दीदे लग रहे हैं ना उनके। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई डाउट आ रहा हो बहुत बड़ा। क्यों देवी जी? कुछ नहीं मतलब समझ में आ रहा है ना भैया, बस यही चाहिए। किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी प्रयुक्त हुए हैं? खगोल, भूगोल। ख भू, ख का भू होता है, ख आसमान, भू पृथ्वी। चलो देख लेते। उन्मज्जन निमज्जन तट होते हैं ये, उन्मज्जन निमज्जन ये तट, जैसे आप जो तट देखते हो किनारे जिनको बोलते हो वो, ठीक है। आहुति अनाहुति देख लेते हैं। त्यक्त ग्रहित, त्यागा हुआ, ग्रहित ग्रहण किया हुआ। आहुति का क्या होगा? अनाहुति। अब बताओ किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी शब्द प्रयुक्त हुए हैं? खगोल, भूगोल, उमज्जन निमज्जन, ठीक है, आहुति अनाहुति, त्यक्त गृहीत। बताओ कौन सा? बी। क्यों? क्यों भैया बी क्यों? अलग सा दिख रहा है इसलिए? बताओ। भाई उमज्जन का निमज्जन क्यों नहीं होगा? होता है उन्मंजन निमंजन। सी। आहुति अनाहुति तो बताओ क्या होगा प्रियांशी? आहुति का क्या होगा? त्यक्त का गृहीत आ रहा है, उमज्जन का निमज्जन आ रहा है, खगोल का भूगोल आ रहा है, तो आहुति ये सही नहीं है, याद रखना। इनमें एप्रोप्रिएट देखना पड़ता है। मैंने पहले ही बोला विलोम शब्दों में निमज्जन उमज्जन सही है, बोलते रहा हूं तट होते हैं भाई, बिल्कुल है। एक उठा हुआ होता है, एक नीचे होता है, 100% विलोम शब्द सही है वो, है ना। त्यक्त का गृहीत सही है, खगोल का भूगोल सही है। आहुति का क्या होगा? आहुति का विसर्जन, आह्वान का होता है विसर्जन। तो आप बताएं प्रियांशी कैसे? अनाहुति, हुति, आहूत, आहुति। बताओ। एक तो मात्रा की बताइए उन्होंने, और कोई? प्रियांशी आप बताएं। प्रियांशी अब बोल क्यों नहीं रही है प्रियांशी? छोटा यू ऊ आएगा, छोटा ऊ, समझ रहे हो क्या आएगा? अनाहुति। इति तो लग रहा है, तो हूति थोड़ी, हूति। याद रखना, बहुत माइनर सी मिस्टेक होगी। चारों ऑप्शन वैसे सही हैं, वर्तनी अशुद्ध करके ऑप्शन अलग करवा लिया। भाई इसमें लिख रहा आहुति, तो अनाहुति कैसे हो जाएगा? अनाहुति अनुपसर्गी तो लग रहा है केवल। भाई पीछे तो कोई चेंज होने का मतलब ही नहीं बनता, कोई प्रत्यय थोड़ी लगाया है, अनुपसर्ग लगाया हलंत वाला, तो अन प्लस आहुति अनाहुति, तो इसलिए मात्रा की गलती है। ओके, अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। आह्वान का विसर्जन, चलो ये नीचे, अच्छा इसीलिए इसको आंसर कर रहे थे क्या? आह्वान विसर्जन। किस विकल्प में शब्द परस्पर विपरीतार्थी नहीं है? अवसर सुअवसर, ये तो नहीं है भाई। गृहस्थी सन्यासी, ये तो है। कृष, कृष माने होता है क्या? पतला कमजोर। ये नहीं कि कृष 4 आ रही है तो वो मजबूत है ना, कोई मिल गया में वो कमजोर था, इसलिए मूवी का नाम फिर बाद में कृष 1, कृष 2, कृष 3 इस तरह रखा है ना, कृष 2 वगैरह रखा। तो कृष का मतलब होता है क्या? कमजोर। तो कमजोर था वो बेचारा, तो कृष का होता है स्थूल, तो कृष काय का स्थूल का है। चिरंतन क्षणिक, लंबे समय तक जो रहे चिरंतन, तो क्षणिक क्षणभंगुर। तो अपने आंसर क्या होगा? अवसर का सुअवसर। ठीक है भैया, चलो भैया। वक्र का अर्थ क्या? वक्र का विलोम क्या होगा? वक्र माने टेढ़ा, तो ऋजु माने सीधा, तो ये आ जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म को छाटिए। अभ्र सुअभ्र, देखते हैं यार ये अभ्र सुअभ्र क्या बना दिया है। कुलटा, कुलटा वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताई थी, तो पतिव्रता। प्रतिव्रता नहीं,
पतिव्रता, ये ना मिसप्रिंट हो गया। उत्साही, निरुत्साह, ये भी सही है। पुरोगामी, आगे चलने वाला, तो पश्चिगामी, तो अब्र का सुअब्र नहीं होगा। क्लियर। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, चुन लेंगे। तारुण्य, वार्धक्य, तरुण शब्द में यह प्रत्यय लगा के क्या बना है? तारुण्य। आप अभी यहीं पहले से बैठे हुए, ठीक है। वृद्धक शब्द में है ना, वार्धक्य बना वृद्धिक का, वार्धक्य वृद्धक का, तरुण का तारुण्य बना, प्राची का यह पर लगा के प्राची का प्राच्य बना, तो प्रतीच्य बना दिया, दाता का दानी बना दिया, और मृषन का रुक्ष बना दिया। ये कह रहा है क्या, कौन सा सही नहीं है? तो मृषन माने क्या होता है? मुलायम। रुक्ष माने रूखा, तो ये तो सही है। प्राच्य का क्या होगा? प्रतीच्य। दाता का दानी, दाता और दानी तो सेम हो गया ना। प्राची पूर्व को बोलते, प्रतीची पश्चिम के अर्थ में आता है, तो प्राच्य का प्रतीच्य सही होता है। प्रातीच्य नहीं बनता, प्रतीच्य बना लो। तारुण्य का वार्धक्य सही है, तो इसमें क्या, दाता दानी तो सिमिलर है ना, इसलिए आंसर नहीं होगा। कौन सा युग्म विलोम दृष्टि से उचित है? यथार्थ। यथार्थ का होता है आदर्श, सकल नहीं होता। ओके, यथार्थ का क्या होता है? आदर्श। यथार्थवादी, आदर्शवादी। भोज्य, जो खाने योग्य है, तो त्याज्य। श्रद्धा का घृणा, स्पर्श का अस्पर्श। ये कह रहा है दृष्टि से उचित बताना है। भोज्य का त्याज्य हो गया, चलो ठीक। स्पर्श अस्पर्श, ये भी ठीक बैठ रहा है। अब एक बताओ, जो भोग करने योग्य वो भोग्य होता है, तब त्याज्य लगाओगे ना। यहां भोज्य है, खाने योग्य, तो फिर इसका विलोम नहीं खाने योग्य होता ना, तो फिर गलत हो गया ना। तो भोग्य का क्या होता है? त्याज्य होता है। भोगा जा सके और त्यागा जा सके, इसलिए भोज्य का त्याज्य नहीं होता, याद रखना। श्रद्धा, ये कह रहा सही बताना है। स्पर्श का अस्पर्श होता है, बताओ। स्पर्श, अस्पर्श, अस्पृश्यता का अंत। श्रद्धा का बताओ क्या होगा? घृणा थोड़ी होता है श्रद्धा का, प्रेम का होता है घृणा। तो श्रद्धा का क्या होगा विलोम? अश्रद्धा बताया था ना कि यह उपसर्ग से बनाना है, भाई नहीं है इसका, यही है बस एक सही। ये भी गलत, क्योंकि भोज्य, भोग्य होता तो त्याज्य कर देते, भोज्य है तो इसलिए भोज्य बनने की वजह से त्याज्य नहीं होगा। भोज्य का अभोज्य, ठीक है, इस सेंस में बनता है। किस विकल्प के विलोमार्थी युग्म अनुचित हैं? तेजस्वी, यशस्वी, प्रसाद, विषाद, उद्दंड, विनीत, और उद्विग्न, अनुद्विग्न। ये पूछ रहा है, अनुचित बताना है, तो बताओ कौन सा होगा? ए, साफ ही दिख रहा है, दोनों सिमिलर से अर्थ वाले हैं। बाकी प्रसाद का विषाद हो सकता है, प्रसाद खुशी के अर्थ में भी आता है, हालांकि प्रसाद को कृपा भोग वगैरह बोलते हैं, विषाद दुख होता है ना। उद्दंड, उद्दंड जो बहुत शैतानी करे तो विनीत बोलते हैं उसको। उद्विग्न, अनुद्विग्न हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी और यशस्वी तो सेम अर्थ वाले हैं। बाकी अपन कल पढ़ेंगे।